जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एचडीए के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एचडीए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक विधि के रूप में गांव में कठपुतली शो का एक उदाहरण है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सटेंशन का कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक विधि के रूप में गांव में कठपुतली शो का एक उदाहरण क्या होता है। तो याद रखिएगा, ग्रुप मीडिया होता है। क्या होता है? समूह मीडिया हो जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें फार्म एंड होम विजिट की, फार्म एंड होम विजिट किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, इंडिविजुअल मीडिया के अंतर्गत आता है, यानी कि व्यक्तिगत मीडिया के अंतर्गत आता है। और बात करें मेला की, जो मेला होता है और न्यूज़पेपर होता है वो किस में आता है? तो मास मीडिया के अंतर्गत आता है। साथियों, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में एक्सटेंशन से कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से पूछा ही जाना है। तो इन सभी को याद रखिएगा, इनमें से एक आप सभी के यूपीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी से बीजोपचार करके गेहूं के किस पौधे की रोग को नियंत्रित किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी के वीट क्रॉप से संबंधित कि गर्म पानी से बीजोपचार करके गेहूं के किस पौधे की रोग को नियंत्रित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, लूज स्पॉट ऑफ वीट रोग का जो कि नियंत्रण किया जा सकता है। और बात करें हॉट वाटर ट्रीटमेंट की कि गर्म पानी से बीजोपचार करने की अवधारणा किसने दिया था? तो ये भी याद रखिएगा, जैनसेन ने दिया था। किसने दिया था? जैनसेन ने दिया था। तो एग्जाम में आपसे पूछा सकता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट की अवधारणा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, जैनसेन ने दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम की कौन सी किस्म स्पॉन्जी ऊतक के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हॉर्टिकल्चर का कि निम्नलिखित में से आम की कौन सी स्पंजी ऊतक के प्रति अत्यधिक संवेदनशील किस्म है? तो याद रखिएगा, अल्फांजो हो जाता है। कौन सा होता है? अल्फांजो हो जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचडीएस फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की टेट्रापोलाइट प्रजातियों का विकास के लिए ब्रेसिका त्रिकोण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा, नागहारू यू के द्वारा। किसके द्वारा? नागहारू यू के द्वारा जो कि प्रस्तावित किया गया था ब्रेसिका त्रिकोण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संवेदनशीलता की जीन से जीन परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? साथियों, जेनेटिक्स का मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जीन से जीन परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा, फ्लोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फ्लोर के द्वारा दिया गया था जीन से जीन परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेथियोनिन और सिस्टीन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेथियोनिन सिस्टीन का सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाता है? तो याद रखिएगा, सल्फर। सल्फर जो कि मेथियोनिन और सिस्टीन का सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। और बात करें नाइट्रोजन की, तो आप सभी को पता होगा, नाइट्रोजन की कमी से जो कि पौधों की निचली पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। और बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस को जो है कि की ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। हमने कई बार आपको बता चुका है कि फास्फोरस को की ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा। और बात करें पोटेशियम की, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि पौधों में रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया किस पे निर्भर करती है? तो पोटेशियम तत्व पे निर्भर करती है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस और पोटेशियम आयनों की मिट्टी से खेत की फसलों की जड़ तक जाने का मुख्य विधि है?
बात करें फास्फोरस और पोटेशियम आयनों की मिट्टी से खेत की फसल की जड़ तक जाने का मुख्य विधि क्या होता है? तो याद रखिएगा डिफ्यूज़न हो जाता है। कौन सा होता है? विसरण हो जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार के प्रैक्टिस सेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा अभिवाहक के बीच एक क्रॉस जब दोनों अभिवाहक आरक्षित होते हैं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अभिसरण क्रॉस कहा जाता है। क्या कहता है? अभिसरण क्रॉस कहा जाता है। साथियों जेनेटिक्स का देखिए क्वेश्चन याद करना तो बहुत ही कठिन होता है, लेकिन आप डेली मेरी इस रिवीजन की क्लास करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम तक लर्न हो सकते हैं। जैसे देखिए बात कर रहा है नर और मादा अभिवाहक की, नर और मादा अभिवाहक के बीच क्रॉस जब दोनों अभिवाहक आरक्षित होते हैं उनको क्या कहता है? अभिसरण कहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अभिवाहक और यहाँ पे दिया हुआ है अभिसरण, और यहाँ पे देखिए कहीं भी अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो एग्ज़ाम में यदि ये क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे यदि याद करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% स्ट्राइक कर जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो ऐसे आप इसको 100% लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वांछनीय लक्षण के वांछनीय जीन का एकत्रीकरण या संग्रह खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। किसी भी जीन लक्षण के वांछनीय जीन का एकत्रीकरण या संग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा जीन पिरामिड के रूप में जाना जाता है। किसे? जीन पिरामिड के रूप में जाना जाता है। साथियों ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, यदि आप इस क्वेश्चन को समझ के करते हैं तो और हमेशा ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? किसी भी वांछनीय लक्षण या वांछनीय जीन की एकत्रीकरण या संग्रहण के रूप में किसे आता है? तो जीन पिरामिड के रूप में जाना जाता है। अब बात करें यदि आप वीट की हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर राइस की ही हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको लाते हैं तो उसका स्टोरेज करते हैं ना बोरी में करके, तो पहले एक बोरी रखते हैं फिर उसके पास दूसरी बोरी, ऐसे आप रखते हैं तो ऐसे कैसे बनता है? पिरामिड की जैसे संरचना हो जाती है। और इसमें क्या हुआ होता है? आप वीट को स्टोरेज किए रहते हैं यानी कि उसका संग्रह किए रहते हैं, तो संरचना कैसे होती है? पिरामिड की जैसे होती है। तो सेम बात यहाँ भी कहा हुआ है कि किसी भी वांछनीय लक्षण के वांछनीय जीन का एकत्रीकरण या संग्रह के रूप में जाना जाता है तो जीन पिरामिड के रूप में जाना जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को कभी नहीं भूलेगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है तो उत्पादन की लोच होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा भी नहीं समझना है। बात किया हुआ है जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के बराबर होता है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है तो बराबर का सिंबल दे ही दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बराबर 1 होता है। ऐसे आप रिलेट करेंगे तो 100% आप सभी का यूपीटीए में सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो चर एक ही दिशा में चलते हैं तो सहसंबंध कहा जाता है। बात करें जब दो चर की एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या कहता है? जो कि सकारात्मक सहसंबंध यानी कि पॉजिटिव सहसंबंध कहा जाता है। इसको भी समझना साथियों बिल्कुल आसान है। कैसे? बात कर रहा है जब दो चर एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव सहसंबंध हो जाता है। और बात करें आपके घर की या फिर किसी के घर की, जब घर में एक लोग कमाने वाले होते हैं और 5 लोग खाने वाले होते हैं तो वो घर कभी भी माइनस में ही रहता है। और जब बात करें घर में 5 लोग खाने वाले हों और 6 लोग कमाने वाले हों तो 6 लोग कमा रहे हैं और 5 लोग खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस घर की इकनॉमी हमेशा प्लस में रहेगी। तो यहाँ भी आप सोच सकते हैं जब दो चर एक ही दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव सहसंबंध होगा। इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मज बनने के लिए नर और मादा युग्मक को मिलने के बजाय वनस्पति कोशिकाओं से भ्रूण का विकास को कहा जाता है। क्या कहता है? तो याद रखिएगा दैहिक उत्पत्ति सोमेटिक जेनेसिस कहता है। क्या कहता है? सोमेटिक जेनेसिस कहता है। बात क्या किया हुआ है कि युग्मनज के बनने के लिए नर और मादा युग्मक के मिलन के बजाय वनस्पति कोशिकाओं से भ्रूण का विकास को क्या कहता है? तो सोमेटिक जेनेसिस कहता है। और देखिए 2 क्वेश्चन और पूछाता है इससे ही संबंधित कि जो कि बिना निषेचन के भ्रूण का विकास क्या कहता है? पार्थेनोजेनेसिस कहता है।
कब? बिना निषेचन के। किसका? भ्रूण का विकास जो होता है क्या कहा जाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहता है। और बात करें जो कि पार्थेनोकार्पी की, तो पार्थेनोकार्पी बिना निषेचन के जब बीज का विकास हो जाता है, बिना निषेचन के बीज का विकास होता है तो उसे पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और बिना निषेचन के जब भ्रूण का विकास होता है तो पार्थेनोजेनेसिस कहता है। इन तीनों से संबंधित 100% साथियों आप सभी के एचटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पत्तियों में इंटरवेलिन क्लोरोसिस निम्नलिखित में से किसकी कमी के लक्षण हैं? बात कर रहा है जो कि पौधे की नई पत्तियों में इंटरवेनिनल क्लोरोसिस जो होता है किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। बात करें सल्फर की, तो चाय की पत्तियां जो पीली पड़ जाती हैं, चाय की पत्ती जो होती है पीली पड़ जाती है, वो किसकी कमी के कारण पड़ जाती है? तो सल्फर की कमी के कारण पड़ जाती है। बात करें नाइट्रोजन की, तो पौधों की निचली पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो इन सभी को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से प्राकृतिक चयन से आक्रामक पृथक्करणों की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ने की उम्मीद है? बात करें निम्नलिखित में से किस विधि से प्राकृतिक चयन से आक्रामक पृथक्करणों की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ने की संभावना होती है? तो किस में होती है? याद रखिएगा बल्क मेथड में होती है। किस में होती है? बल्क मेथड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक विधि का उपयोग कैलकेरियस मृदा में उपलब्ध फास्फोरस के निर्धारण के लिए किया जाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मृदा में उपस्थित फास्फोरस के निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब योगात्मक जीन क्रिया की प्रधानता हो तो कौन सी प्रजनन विधि फायदेमंद होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब योगात्मक जीन क्रिया की प्रधानता होती है तो कौन सी प्रजनन विधि फायदेमंद होगी? तो याद रखिएगा कौन सी होगी? बैक क्रॉस मेथड जो कि सबसे फायदेमंद होगी। कौन सा? बैक क्रॉस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस लोकर्स पर कई एलिज की एक श्रृंखला के कारण निकोटियाना में स्व असंगति निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा ईस्ट और मैंगल्स पोर्क के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट और मैंगल्स पोर्क के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत भौतिक उत्पाद MPP, जहां P बराबर उत्पादन और X बराबर इनपुट खाली स्थान के बराबर हैं। बात कर रहा है जो कि उत्पादन और जो कि इनपुट की, तो हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा X हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये 100% आप सभी के एचटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग गोंद निर्माण के लिए किया जाता है? साथियों ये क्वेश्चन कई बार के यूपीटीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि किस फसल का प्रयोग जो कि गोंद निर्माण के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ग्वार का। ग्वार एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग जो कि गोंद निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में अपूर्ण पाश्चुरीकरण की पहचान के लिए किया गया परीक्षण है। दूध में अपूर्ण पाश्चुरीकरण की पहचान के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा एल्कलाइन परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कलाइन परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्चिंग खरपतवार की एक सस्यात्मक विधि है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मल्च का उपयोग खेतों में खरपतवारों के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार के जो कि मल्च का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ब्लैक मल्च का प्रयोग किया जाता है। किसका? काली मल्च का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने का परीक्षण है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने का परीक्षण कौन सा है? तो याद रखिएगा टेट्राजोलियम परीक्षण भी है,
पोटेशियम परमानेंट विधि भी है, गॉर्डेक्स परीक्षण भी हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। बात करें बीजों की जीवन क्षमता की तो कौन कौन सी हो जाएगी, टेट्राजोलियम परीक्षण, पोटेशियम परमानेंट परीक्षण और गॉर्डेक्स परीक्षण। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीएस कौन सी फसल से संबंधित है। तो टीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड। तो बीच में आया पोटैटो, तो किस फसल से संबंधित है, आलू से। ट्रू पोटैटो सीड किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। और बात करें ट्रू पोटैटो सीड की कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो याद रखिएगा रामानुजन ने दिया था। किसने दिया था, रामानुजन ने दिया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागित अनाज वाली फसलों में आधारीय बीज तैयार करते समय न्यूनतम पृथक्कर दूरी रखते हैं। साथियों बात करें स्वपरागित अनाज वाली फसलों के लिए, बात करें फाउंडेशन सीड या फिर सर्टिफाइड सीड की, तो दोनों की पृथक्कर दूरी जो होती है वो 3 मीटर ही होती है। तो याद रखिएगा फाउंडेशन पूछे या सर्टिफाइड पूछे, दोनों की दूरी जो कि 3 ही मीटर होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बात करें आलू में फाउंडेशन सीड या फिर सर्टिफाइड सीड के तैयार करने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 5 मीटर होती है। तो ये भी याद रखिएगा, एक साथ 2 क्वेश्चन लर्न करते जाइए। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरे का पौधा है, बाजरे का पौधा क्या होता है, तो याद रखिएगा उभयलिंगी है। बाजरे का पौधा जो होता है उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के प्रमाणित बीजों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत है। बात करें धान के प्रमाणित बीजों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो याद रखिएगा 80% होता है। कितना होता है, 80% होता है। बात करें गेहूं की तो 85% होता है। और सबसे अधिक किसकी होती है, तो याद रखिएगा मक्का की होती है, 90% होती है। और सबसे कम किसकी होती है, तो याद रखिएगा कपास की होती है। तो धान की बात करें तो 80%, गेहूँ की बात करें तो 85%, मक्के की बात करें तो 90% और कपास की बात करें तो 60% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोडॉक्स टाइप बीज है, इनमें से ऑर्थोडॉक्स टाइप का बीज किसका होता है, तो याद रखिएगा टोमेटो का होता है। टोमेटो का जो सीड होता है ऑर्थोडॉक्स टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के प्रमाणित बीजों में रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है। चावल की प्रमाणित बीजों में रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा जो होती है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.1% होती है। कितनी होती है, 0.1% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लोन की संतति हमेशा होती है, जो एक क्लोन होती है उसकी संतति हमेशा कैसी होती है, तो याद रखिएगा जो कि हेट्रोजाइगस होती है, विषम युग्मजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद की किस्म लखनऊ 45 ब्रीडिंग के कौन से मेथड से डेवलप की गई है। अमरूद की किस्म जो लखनऊ 45 है ब्रीडिंग के कौन से मेथड से डेवलप की गई है, तो याद रखिएगा क्लोनल सेक्शन से जो कि डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस में अधिकता होती है। बात करें गोल्डन राइस की तो गोल्डन राइस में जो कि बीटा कैरोटीन की अधिकता होती है और विटामिन ए की भी अधिकता होती है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से एक आपसे एग्जाम में 100% पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए संकरण तकनीकी किसने स्थापित की थी। बात करें डीएनए संकरण तकनीकी की किसने स्थापित की थी, तो याद रखिएगा सदर्न ने स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि डीएनए संकरण तकनीकी किसने स्थापित की थी, तो याद रखिएगा सदर्न ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राइड की उत्पत्ति होती है, जो टेट्राइड होता है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो याद रखिएगा गुरु बीजाणु से होती है। किससे होती है, गुरु बीजाणु से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीजपत्री स्तंभ मोनोकॉट स्टेम पाए जाते हैं। एक बीजपत्री स्टेम किस में पाते हैं, तो याद रखिएगा मक्का में। मक्का जो होता है यह मोनोकॉट के अंतर्गत
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत किसने की दिया था? तो याद रखिएगा, डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितनी फसलों पर घोषित किए जाते हैं? बात करें एमएसपी की तो कितने फसलों पर घोषित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा 24 फसलों पर घोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैम माइकोराइजा क्या है? बात करें कि वैम माइकोराइजा जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा फास्फोरस अवशोषक फफूद होता है। क्या होता है? फास्फोरक अवशोषक फफूद होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा की बात करें तो याद रखिएगा ट्राइकोडर्मा जो होता है वह जैविक शाक कवकनाशी भी होता है और जो कि लाभदायक फफूद भी होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों, कि ट्राइकोडर्मा जो कि जैविक कवकनाशी भी है और लाभदायक फफूद भी है। तो साथियों, ये रहे आपके टॉप 65 कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम में 100% 3 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।